अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स की चैप्टर नंबर 3 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन समझेंगे, जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये जो आपके पास लॉ है, बेसिकली ये एक टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन का, उसी से कनेक्टेड है। तो आप ये देखेंगे कि इस टॉपिक के अंदर हम दो बॉडीज के इलास्टिक कोलिजन को के केस को कंसीडर करते हुए इस लॉ को समझने की कोशिश करेंगे और इसको ड्राइव करेंगे। आपने इससे पहले क्लास 9 में इस लॉ का जिक्र सुना हुआ है। वहां पर आपने जब ये वाला लॉ पढ़ा था तो इसकी जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट थी, इसका जो फॉर्मूला था, वो आपने डिस्कस किया था। लेकिन अब आप फर्स्ट ईयर में आने के बाद इसको बाकायदा तौर पर ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लेक्चर सीरीज है मेरी, ये बेसिकली ऑनलाइन लर्निंग एकेडमी है रेजोनेंस एजुकेशन के नाम से, जहां पर मैं डिलीवर करता हूँ क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए। तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से जाके उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले आप ये बात समझ लें कि दो बॉडीज अगर आपस में टकराती हैं तो इनके टकराने को फिजिक्स में कोलिजन कहते हैं। और ये कोलिजन दो तरह का हो सकता है। एक, ये कोलिजन कहलाता है, कोलिजन की अगर हम बात करें तो दो तरह के ये हो सकते हैं। या तो ये हो सकता है इलास्टिक कोलिजन फिजिक्स के हिसाब से, या ये हो सकता है इन इलास्टिक कोलिजन। ज्यादा डिटेल में फिलहाल नहीं जाऊंगा, बस ये बात याद रखिएगा कि इलास्टिक कोलिजन के केस में टकराने से पहले और टकराने के बाद बॉडी की काइनेटिक एनर्जी और बॉडी का मोमेंटम सेम रहता है। जबकि इन इलास्टिक कोलिजन में टकराने से पहले और टकराने के बाद के केस को अगर हम कंसीडर करें तो मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी मोमेंटम सेम रहता है बॉडी का, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती, यानी वो सेम नहीं रहती। ये बात याद रखिएगा। ये बात मैंने आपको इसलिए समझा दी कि फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर इसका एमसीक्यू बार बार पूछा जाता है कि फला फला कोलिजन के अंदर क्या चीज़ सेम रहती है, क्या चीज़ सेम नहीं रहती। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भाई इलास्टिक कोलिजन के अंदर टकराने से पहले टकराने के बाद बॉडी की काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है। और इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो सेम रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। तो इस पे बात करने के लिए बाकायदा हमें पूरी क्लास चाहिए जिसमें हम डिफरेंट केसेस को कंसिडर करके इसको समझ सकते हैं कि भाई क्या होता है इलास्टिक कोलिजन और क्या होता है इन इलास्टिक कोलिजन। एक बात आप और समझ लें कि फिजिक्स में जब भी कभी आप आमतौर पर कॉलेज लेवल पर कोई डेरिवेशन परफॉर्म करेंगे तो आप ये देखेंगे कि हम उसको ज्यादातर इलास्टिक कोलिजन का ही केस कंसीडर करके ड्राइव करेंगे। ठीक है ना। क्योंकि इसको समझना, इसको एनालाइज करना कंपैरेटिवली ज्यादा आसान है इन इलास्टिक कोलिजन के। तो यहां पर ये कह रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की अगर हम स्टेटमेंट को देखें तो ये कह रहा है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज रिमेन कंजर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। कह रहा है कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, अब आपको आइसोलेटेड सिस्टम समझना होगा। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी जगह है यूनिवर्स में कि जहां पर जिस सिस्टम में से, जिस बाउंड्री में से आप ये कह सकते हैं कि एनर्जी ना तो बाहर आ सकती है, स्केप कर सकती है, और ना ही उसके अंदर जा सकती है। इसका मतलब जो चीज इसके अंदर चली गई उसकी एनर्जी जो है वो कभी भी इसमें से ना स्केप करेगी ना इसके अंदर एंटर होगी। और ना सिर्फ ये चीज एनर्जी के लिए वैलिड है बल्कि ये मैटर के लिए भी वैलिड है कि इस सिस्टम के अंदर जाने वाला मैटर ना तो बाहर आता है और ना कभी उसमें वापस अंदर जाता है, वो इसके अंदर ट्रैप होके रह जाती हैं ये दोनों चीज। तो इसकी डिस्कशन हमारे पास आगे मजीद आएगी कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। बस आप ये बात याद रखिएगा कि आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें एनर्जी और मैटर एक बार अगर चले जाए तो फिर वो वापस नहीं निकलते, ट्रैप हो जाते हैं उसमें। कह रहा है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज इज कंजर्व बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। यानी कि अगर हम दो बॉडीज को आपस में टकराएं तो टकराने से पहले और टकराने के बाद ये कह रहा है कि उनका जो टोटल मोमेंटम होगा वो हमेशा सेम रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो इसको हम समझते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें दो बॉडीज कंसीडर करनी है। और वो जो दो बॉडीज हैं वो हम दो बॉल्स कंसीडर कर लेते हैं। एक हमने कंसीडर कर ली ए और एक हमने कंसीडर कर ली बी। इसमें से एक के मास को आप कहते हैं M1 और एक के मास को आप कहते हैं M2। मिसाल के तौर पे बॉडी बी आगे की तरफ मूव कर रही है
और बॉडी ए भी आगे की तरफ मूव कर रही है, बॉडी ए की इनिशियल वेलोसिटी है u1 और बॉडी बी की इनिशियल वेलोसिटी यानी टकराने से पहले की वेलोसिटी है u2। आपको एक चीज तो नजर आ रही है कि दोनों बॉडीज राइट साइड पे मूव कर रही हैं। फिर आपको यह भी नजर आ रहा है कि दोनों की स्पीड अलग अलग है। देखिए, अगर ये सेम स्पीड से मूव कर रही होती ना, तो कभी भी एक दूसरे से नहीं टकराती। मिसाल के तौर पे एक कार है, आपकी कार है, आप कार चला रहे हैं और आपके आगे एक कार है और दोनों की स्पीड सेम है, तो ऐसे केस में टकराना या कोलिजन कभी भी नहीं होगा दोनों के दरमियान। लेकिन अगर आप अपनी स्पीड को बढ़ा लेते हैं या आगे वाला अपनी कार की स्पीड को स्लो कर लेता है, तो ऐसे केस में फिर कोलिजन होगा। यानी जब भी दो चीजों की स्पीड बदलती है तो फिर उनके दरमियान कोलिजन होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर स्पीड सेम है तो कोलिजन नहीं होगा। अच्छा, अभी क्योंकि यहाँ पे दोनों की स्पीड अलग अलग है, एक की u1 है, एक की u2 है, तो हमें पता है कि सूनर और लेटर इन दोनों के दरमियान एक कोलिजन होगा। बॉडी ए जाकर बॉडी बी से टकराएगा जरूर। जब ये दोनों टकराएंगे तो टकराने के बाद ये अपनी कुछ एनर्जी लूज करेंगे, और जब ये एनर्जी लूज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इनकी जो स्पीड अभी u1 और u2 है, वो टकराने के बाद इसकी स्पीड हो जाएगी v1, और ये जो बड़ी वाली बॉडी है आपकी, इसकी स्पीड हो जाएगी v2। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी भी है इसके प्रूफ के इस पैराग्राफ के अंदर, कि कंसीडर करें दो बॉडीज ए और बी जिनके मासेस हैं m1 और m2, और ये मूव कर रही हैं अपनी इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 से। ठीक है ना। और यहाँ पर केस लिखा हुआ है टुवर्ड्स ईच अदर। लिखिए ना, एक अगर टुवर्ड्स ईच अदर हो तो भी ठीक है, अगर एक डायरेक्शन में मूव कर रही हो तो भी ठीक है। कह रहा है कि आफ्टर टाइम टी, थोड़ी देर के बाद ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड कर जाते हैं, इलास्टिक कोलिजन होता है, और फिर इनकी फाइनल वेलोसिटी बन जाती है v1 और v2। अगर इसको प्रॉपर डायग्राम के थ्रू देखें तो ये हमें इस तरह का नजर आएगा। दोनों बॉडीज हैं, दोनों की अलग अलग वेलोसिटी है u1 और u2। टकराते हैं, टकराने के बाद दोनों की स्पीड बन जाती है v1 और v2। बेटा, अब तक की जो बात थी बिल्कुल सिंपल थी, लेकिन अब असल में यहां से थोड़ी सी समझने वाली बात स्टार्ट हो रही है। आए हम सबसे पहले बॉडी ए के मोशन को समझते हैं। आपको ये बात पता है कि देखें, मैं अगर आपसे कहूं बताओ मोमेंटम क्या होता है, तो आप ये कहेंगे सर मोमेंटम का फॉर्मूला मुझे पता है, P इज इक्वल टू एम वी, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। मैं अगर आपसे कहूं भाई मोमेंटम निकालो बॉडी ए का, तो आप कहेंगे सर ठीक है, बॉडी ए का मोमेंटम निकालना है ना, ठीक है सर, उसका मास होगा m1। ठीक है भाई। और अगर मैं आपसे कहूं भाई बॉडी ए का मोमेंटम निकालो टकराने से पहले, तो टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी u1, तो अपने पास मोमेंटम बन जाएगा m1 u1। लेकिन टकराने के बाद अगर हम उसका मोमेंटम निकालेंगे तो वो हो जाएगा m1v1। आई होप आपको ये बात समझ आती है। बेटा, ये टकराने से पहले की है, बिफोर की है, और ये टकराने के बाद की है, आफ्टर की है। बिफोर और आफ्टर में क्या फर्क है, एक जगह इनिशियल वेलोसिटी यूज हुई भी है, एक जगह फाइनल वेलोसिटी यूज हुई भी है। तो आप देखें लिखा हुआ इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन बॉडी ए के बारे में कि ये है m1u1, और फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ये है m1v1। ठीक है, एक टकराने से पहले का, एक टकराने के बाद का है। अगर आपसे कहा जाए कि भाई इसका चेंज निकालो, तो आपको पता है कि चेंज कैसे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल करके। हमने यहाँ m1v1 में से m1u1 माइनस करा लिया। और अगर आपसे कहा जाए कि इसका रेट निकालो, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो भाई फिजिक्स में कहीं पर भी अगर रेट का वर्ड आपको सुनने को मिले, देखने को मिले, तो आप समझ जाइएगा कि उसके बाद वाली चीज टाइम से डिवाइड होने वाली है। तो यहां पर भी आप देखें, ये जो ऊपर आपने पूरा m1v1 m1u1 निकाला था, उसको अब आपने टाइम से डिवाइड करना है, तो यह हो गया टाइम से डिवाइड। और हम ये जानते हैं बीइंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये फोर्स के बराबर होता है। तो यहां देखें लिखा हुआ है फोर्स, और फोर्स के नीचे पहचान के तौर पे लिखा हुआ है बॉडी ए। ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स है, ये 9 क्लास में भी एक डेरिवेशन थी, और यही डेरिवेशन फर्स्ट ईयर में भी मौजूद है। और इस टॉपिक से पहले आमतौर पर ये पढ़ाई जाती है। तो आई होप आपको ये चीज़ आती होगी, नहीं आती तो इसका भी मैं एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा। बस अभी आप याद रखिएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को फोर्स कहते हैं। तो मैंने यहाँ लिख लिया फोर्स, और पहचान के तौर पे नीचे लिख ली बॉडी ए। और आप देखें इसका फॉर्मूला कितना सिंपल है कि इसके अंदर 1 1 1 आपको नजर आ रहा है बॉडी ए की वजह से। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ भाई यही काम करो बॉडी बी के लिए, तो बिल्कुल वैसे ही काम होगा। बस हर जगह आपको 2 2 2 ने लिखा हुआ नजर आ जाएगा, बाकी है काम बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब आप ये बात जानते हैं कि भाई न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि जब भी कभी कोई एक्शन होगा तो उस पर रिएक्शन भी होगा। मिसाल के तौर पे एक बॉडी ने दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई है एफ, तो जब ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगी तो वो होगी माइनस एफ। माइनस एफ क्यों हो रही है भाई? माइनस इसलिए हो रही है क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज है। जब भी कभी किसी चीज की डायरेक्शन चेंज होती है तो उसके साथ माइनस का साइन आपको नजर आता है।
आप ये देखें कि हमने यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाया, और न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि भाई हर एक्शन का रिएक्शन होता है, यानी बॉडी ए ने जो फोर्स लगाई होगी, बॉडी बी ने भी उतनी ही फोर्स लगाई होगी, दोनों की फोर्स बराबर होगी, लेकिन दोनों की फोर्स डायरेक्शन में अपोजिट होगी, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ नजर आ रहा है। अब आपने करना ये है कि आपने यहाँ पर एफ ए की जगह एफ ए का फॉर्मूला पुट कर देना है, और एफ बी की जगह एफ बी का फॉर्मूला पुट कर देना है, और इसकी बेटा आपने सिंप्लीफिकेशन करवानी है। अच्छा जी, सिंप्लीफिकेशन करवा लेते हैं। आप ये देखें, हमारे पास जब आप लिखेंगे एफ ए इज इक्वल टू माइनस का एफ बी, तो फिर आपको एफ ए और एफ बी की वैल्यूज को यहाँ पर पुट करना होगा। एफ ए का जो फॉर्मूला अपने पास बना है वो बना है m1v1 माइनस m1u1 अपॉन टी। कि यहाँ पे अपने पास माइनस के साइन के बाद बना है m2v2 माइनस m2u2 अपॉन टी। तो मेरे दोस्तों, आपने टी से टी को कैंसिल करना है। अब आप देखेंगे यहाँ तो बच गया m1v1 माइनस m1u1, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे माइनस का साइन जब अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का m2v2 और प्लस का m2u2 बना लेगा। आपको इस पूरी इक्वेशन के अंदर चार चीजें नजर आ रही हैं, दो लेफ्ट हैंड साइड पे और दो राइट हैंड साइड पे, और आपको ये भी नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर दो चीजें हैं जो माइनस में हैं। तो उन दोनों चीजों की जगहों को आप शिफ्ट करवा लें। जब आप इनकी जगहों को शिफ्ट करवाएंगे तो माइनस वाला सिलसिला इक्वेशन में से खत्म हो जाएगा, और आपको इक्वेशन की तमाम चीजें पॉजिटिव साइन के साथ नजर आएंगी। तो इक्वेशन को शिफ्ट कराने पर, इसकी जगहों को चेंज कराने पर आपके पास ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। और अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इंटरचेंज करके लिख लें, पलट के लिख लें, तो आपको ये वाला फॉर्मूला मिलेगा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो ये था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पेपर में अगर ये आता है तो आपने इसको यहाँ तक करना है, और इंशाल्लाह यहाँ से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।